नमस्कार, राम राम। मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र बाबल बाबल वेट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। पीछे मैंने पशु परिचर के बारे में पिछली क्लास में पूरे सिलेबस के बारे में आपको समझाया था, जिसमें 7 मेजर टॉपिक थे, जिसमें से एक टॉपिक मैं आज आपको पूरी डिटेल से समझाने जा रहा हूं। एनिमल रिप्रोडक्शन, इसमें हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसको हिंदी में कृत्रिम गर्भाधान के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले इसकी शॉर्ट फॉर्म है एआई, जिसको हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के नाम से जानते हैं। इसकी हिंदी की बात करें तो कृत्रिम गर्भाधान। पहला इसमें टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे परिभाषा। डेफिनेशन इसकी क्या है, परिभाषा क्या है इसकी। तो परिभाषा की बात करें तो इसमें लिखोगे कृत्रिम विधि द्वारा स्वस्थ सांड का वीर्य एकत्रित करके मध्यकाल में मादा के प्रजननांग की गिरवा में मध्य भाग में यंत्रों की सहायता से उचित समय पर व्यवस्थापूर्वक वीर्य को स्थापित करना, ये इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे पहली बात, कृत्रिम विधि यूज करते हैं, ये पहला क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे। सेकंड, इसमें स्वस्थ सांड होना जरूरी है। उससे हम क्या कलेक्शन करेंगे, वीर्य का कलेक्शन करेंगे। और कब स्थापित करना है, मध्यकाल में स्थापित करना है, मतलब हीट के टाइम में। हीट की 4 स्टेज होती है, वो आगे मैं डिटेल से बताऊंगा। और जो गिरवा नाम है, जिसको हम इंग्लिश में यहाँ पे सर्विक्स बोलते हैं, सर्विक्स में स्थापित करना है। और उसके किस भाग में, मध्य भाग में। इसके भी आगे पीछे के पार्ट होते हैं, लेकिन मध्य भाग में। और किसकी सहायता से। और उचित समय की बात करें, यहाँ पे उचित जो समय लिखा हुआ है, उचित समय मतलब मिड हीट बोलते हैं इसको। इससे संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा, तो आपको अपने आप पता लगेगा कि कब कब करना है। पहला क्वेश्चन बनेगा कि जो कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है, मेथड कौन सा यूज करते हैं, कृत्रिम विधि। हेल्थी सांड होना चाहिए, उसका वीर्य कलेक्शन करना है, कब करना है, मध्यकाल में आपको स्थापित करना है।
और कहाँ करना है, गिरवा में करना है, और वो गिरवा की कौन से भाग में करना है, मध्य भाग में करना है, और उचित समय पे करना है, मतलब मिड हीट में। ये 4 क्वेश्चन यहाँ पे मेजर 4 क्वेश्चन बनेंगे इसमें। अगला दूसरा टॉपिक हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। पहला हमारा था पूरा नाम था, इससे पहले हमने किया है पूरा नाम। दूसरा किया है परिभाषा। तीसरा टॉपिक स्टार्ट करें इसमें लाभ, कृत्रिम गर्भाधान के क्या लाभ हैं। पहला लाभ है किफायती पद्धति। यह जो मेथड हम यूज करते हैं बहुत ही किफायती रहता है, कम खर्च लगेगा, बुल का चार्ज कम लगेगा इसमें, क्योंकि बुल रखने का बहुत बहुत कॉस्टली पड़ता है, इसलिए इस पद्धति को किफायती पद्धति के नाम से भी जानेंगे हम। दूसरा बेनिफिट इसका झुंड का उत्थान। जो हम पशु पालते हैं, पशुओं की संख्या ज़्यादा होती है, वहाँ पे इनब्रीडिंग एक शब्द आता है जो अलग आपके टॉपिक में नहीं है। इनब्रीडिंग, बार बार जो गांव में सांड होता है, बार बार उसके यूज होने से इनब्रीडिंग तैयार होती है, तो इनब्रीडिंग का लॉस रहता है कि एक जैसी नस्लें हमारी तैयार होती रहती हैं। इसलिए झुंड का उत्थान के लिए अलग अलग टाइप के यहाँ पे सीमन रखे जाते हैं। सीमन रखने से उसमें आउट ब्रीडिंग तैयार होती है। आउट ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग से यहाँ पे क्रॉस ब्रीड बोलते हैं जिसको, क्रॉस ब्रीड से नई नई संतति तैयार होंगी। तो ये सेकेंड लाभ है इसका, झुंड का उत्थान। थर्ड, प्रजनन या अन्य रोगों से बचाव। जैसे ब्रूसेल्ला बहुत एक खतरनाक बीमारी है पशुओं में, जो अगर मेल को है, सांड को है, तो वो आगे फैल सकती है। लेकिन यहाँ जब एआई के माध्यम से जो स्टॉक तैयार करते हैं, एआई करते हैं, तो प्रजनन रोग नहीं होंगे, क्योंकि जो यहाँ पे बुल का सीमन कलेक्शन किया जाता है वो पहले से ही चेकआउट होता है कि इसमें कोई बीमारी है कि नहीं है। नेक्स्ट लाभ है उन्नत सांड का अधिकतम उपयोग। अधिकतम उपयोग से अर्थ क्या है यहाँ पे, अधिकतम उपयोग, क्योंकि अगर बुल एक्सपायर हो जाता है तो उसके बाद में भी हम इससे एआई कर सकते हैं। नेचुरल सर्विस करते हैं तो एक सांड से एक ही पशु ज्ञापन होता है, लेकिन यहाँ अधिकतम उपयोग का अर्थ यहाँ पे क्या निकलता है कि एक सांड से हम लाखों स्ट्रा तैयार करते हैं, तो लाखों स्ट्रा तैयार होंगी, तो एक सांड का, उन्नत नस्ल के सांड का मैक्सिमम यूज होता रहता है यहाँ पे। मृत्यु उपरांत भी नर से बच्चे तैयार करना। अगर नेचुरल सर्विस की बात करें तो मृत्यु के बाद में हम उससे कंसीव नहीं कर सकते, उससे प्रजनन नहीं करा सकते, लेकिन यहाँ पे एआई में क्या होगा, मृत्यु उपरांत भी आप है ना नर से बच्चे तैयार कर सकते हो। कैसे, उससे सीमन हम कलेक्शन कर लेते हैं, सीमन स्ट्रा तैयार कर लेते हैं, वो भविष्य में कई सालों तक प्रिजर्व रखे, उससे हम फायदा ले सकते हैं। अगला फायदा, लेखा जोखा का अच्छा रख रखाव।
क्योंकि पूरा यहाँ पे पेडिग्री सीट तैयार होती है, पूरा यहाँ रजिस्टर में ऑनलाइन रिकॉर्ड हम तैयार करते हैं। लेकिन नेचुरल सर्विस से ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे कंसीव से पता नहीं लगता कि पशु कब ज्ञापन हुआ था, सुबह हुआ था, शाम को हुआ था। उसके बाद में नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, अगला बेनिफिट इसका, चोट से बचाओ। नेचुरल सर्विस से कई बार बुल माउंट करता है तो हिप बोन में फ्रैक्चर भी हो जाता है, चोट लग जाती है। अगर सांड भारी है, अगर मादा है वो कम वेट वाली है, तो चोट लगने के चांस रहते हैं। लेकिन यहाँ पे एआई की बेनिफिट की चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं, तो चोट नहीं हो, क्योंकि बिल्कुल हम गन के माध्यम से खुद जो विषय विशेषज्ञ होता है वो यहाँ पे एआई करता है, तो चोट के कोई चांस नहीं रहते इसमें। अगला फायदा, दूसरी जगह स्थित सांड से भी बच्चे तैयार करना। क्योंकि अगर नेचुरल सर्विस करा रहे हैं तो क्या रहता है उसमें, वहीं लोकेलिटी में 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक हम ये काम चला सकते हैं। लेकिन एआई में सीमन स्टाफ फॉरेन से विदेश से भी मंगवाते हैं, यहाँ से विदेश में भेजते हैं। तो दूसरी जगह से भी अगर कोई अच्छा सांड है, उसकी अगर आपने एआई गन तैयार वो स्ट्रा तैयार कर रखी है, तो उससे भी प्रेगनेंसी स्थापित करके बच्चा तैयार करवा सकते हो। अगला फायदा, प्रजनन संबंधी रोगों का जल्दी पता लगाना। ये अगला इसका फायदा है। प्रजनन संबंधी रोगों का जल्दी कैसे पता लगेगा, क्योंकि नेचुरल सर्विस होती है तो बुल माउंट करता है, तो हमें कोई वहाँ पे बच्चादानी के बारे में कोई नॉलेज नहीं पता लगती। लेकिन जब हम एआई करते हैं तो एआई के माध्यम से क्या रहता है कि हम रेक्टम में हाथ डालते हैं, सर्विक्स चेक करते हैं, यूट्रस चेक करते हैं, सोजन है कि नहीं है, कौन सा कोई उसके अंदर कोई गांठ वगैरह है कि नहीं है। तो प्रजनन संबंधी कोई भी रोग होगा तो उस रोग का जल्दी से जल्दी आइडेंटिफिकेशन होगा, ताकि हम उसकी लाइफ को बचा सकते हैं कि एआई की योग्य है कि नहीं है, इसको हम डिस्कार्ड कर सकते हैं कि ऑप्शन करना है। तो ये इसके फायदे हैं। तो ये तीसरा टॉपिक था हमारा। चौथा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अब हम। हानि, एआई से क्या क्या हानि है। तकनीकी व्यक्ति, टेक्निकल पर्सन चाहिए इसके लिए। अगर उसके बारे में पूरा नॉलेज नहीं है तो ठीक से एआई नहीं कर पाएगा। वो कौशल होना चाहिए, कुशल होना चाहिए, उसके बारे में पूरी उसको डिटेल का पता होना चाहिए। अगला लॉस इसका है विषय विशेषज्ञ। सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट बोलते हैं जिसको, उस विषय के बारे में, मतलब गायनेकोलॉजी के बारे में पूरा वो साइंटिफिकली पूरा जानता होना चाहिए। अगर नहीं जानेगा तो जो गन पास करते हैं उससे इंजरी कर देते हैं, उससे उसके नेक्स्ट हीट में आना, कंसीव होना, अबॉर्शन होना, ऐसी कंडीशन पैदा होंगी उससे। नेक्स्ट लॉस इसका, ये पूरा प्रोसीजर पूरा हाइजेनिक होता है, इसलिए सावधानी रखना मुश्किल है। क्योंकि वीडियो कलेक्शन से लेकर एंड तक जब तक हम एआई करते हैं बिल्कुल ही साफ सुथरा काम है। अगर यहाँ पे आपने थोड़ी भी सावधानी नहीं रखी, थोड़ा भी व्यवस्था हाइजेनिक कंडीशन नहीं रखी, तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। कंसीव होने के चांस, प्रेग्नेंट होने के चांस, गर्भ धारण करने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। अगला लॉस इसका, वीर्य की अच्छी गुणवत्ता मिलना मुश्किल।
क्योंकि अगर आप LN2 जो जार होता है उसमें लंबे समय तक अगर वीर्य को ठीक रखना है तो टाइम टू टाइम उसमें गैस भरनी होती है। अगर आपने वहाँ पे टाइम टू टाइम गैस नहीं भरी, गैस फुल अगर जार नहीं रहा, गैस अगर जार में कम हो गई है, तो वीर्य की जो क्वालिटी है, वीर्य की जो अच्छी क्वालिटी है वो मिलना मुश्किल हो जाती है वहाँ पे। अगला लॉस है सांड का सिर्फ उत्पादन के आधार पर चयन करने से कई आनुवंशिक रोग पैदा हो जाते हैं। सिर्फ उत्पादन के बेस पर अगर AI में सांड का सिलेक्शन कर लिया है तो कई आनुवंशिक रोग भी इससे हो सकते हैं। तो उत्पादन के बेस पे अगर कर लेते हो तो जैसे वहाँ पे सेक्स लिबिडो बोलते हैं, जो सेक्सुअल डिजायर है वो कम हो जाती है। अगर सेक्सुअल डिजायर कम हो जाएगी तो उत्पादन पे इफेक्ट आएगा, ये इसका लॉस है। अगला लॉस है विशेष उपकरणों की आवश्यकता। यहाँ पे जार से लेके स्ट्रा तक विशेष टिपिकल उपकरण चाहिए। अगर इन उपकरणों में थोड़ी भी अगर फॉल्ट आ जाती है तो AI कंसीव होने के चांस, प्रेगनेंसी स्थापित होने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था, हानि, फोर्थ टॉपिक था। पांचवा टॉपिक स्टार्ट करें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, उपकरण। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे काम में लेंगे, उन उपकरणों की बारी बारी से यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे उपकरण है क्रायोकैन। क्रायो जार, LN2 जार। LN2 मतलब है यहाँ पे लिक्विड नाइट्रोजन, जिसको शॉर्ट में यहाँ पे LN2 के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसको तरल नत्रजन, तरल नत्रजन बोलते हैं इसको। ये दो टाइप का होता है, BA और TA। बायोलॉजिकल एप्लियंस, ट्रांसपोर्ट एप्लियंस, दो टाइप का होता है। अभी इसका मैं प्रैक्टिकल के माध्यम से पूरा आपको यहाँ पे समझाऊंगा। बायोलॉजिकल का मतलब यहाँ पे उसके अंदर सीमन स्ट्रा होंगी, कैनिस्टर होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी वो सारे यहाँ पे समझाएंगे। इसमें तीन चीज़ें होंगी, इसमें कैनिस्टर, गोबलेट, सीमन स्ट्रा। ये तीनों चीज़ें BA टाइप का जो जार होगा उसमें तीनों चीज़ें होंगी, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट वाला जो जार होगा उसमें ये तीनों चीज़ें नहीं होंगी, बायोलॉजिकल वाले में होंगी ये। इसके भी आगे कुछ प्रकार हैं, जैसे ऐसे लिखा रहता है BA थर्ड,
BA फर्स्ट, BA 20, 35। जब भी ऐसे जार के आगे लिखा होगा तो इसका मतलब है लीटर की उसकी इतनी कैपेसिटी है। जैसे BA थर्ड लिख रखा है, इसका मतलब वह जार 3 लीटर कैपेसिटी रखता है, उसमें 3 लीटर LN2 आ सकती है। तो BA वाले में ये तीनों चीज़ें होंगी, ये बहुत अच्छी तरह याद रखने हैं। TA वाला जो ट्रांसपोर्ट वाला है, जहाँ दूर से गैसों की सप्लाई की जाती है, गैस की सप्लाई की जाती है, उसमें सिर्फ LN2 होगी, लिक्विड नाइट्रोजन होगा, कुछ भी नहीं होना है। तो कैनिस्टर होगा, उसमें नए गोबलेट होगा, नए इसमें सिमन होंगी। तो ऊपर करिए। नेक्स्ट पेज पर करो। उपकरण की बात करें तो सेकंड है इसमें LN2, पहला था हमारा क्रायोकेन, सेकंड है LN2। LN2 की बात करें तो इसको थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था, इसको लिक्विड नाइट्रोजन बोलेंगे, इसकी फुल फॉर्म। बहुत इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, -196 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बारे में और भी जानकारी, जैसे ये रंगहीन गंधहीन होती है, विद्युत की कुचालक होती है। इसका जमाव बिंदु -212 डिग्री सेंटीग्रेड। उबाल बिंदु -195.8 डिग्री सेंटीग्रेड। वातावरण की बात करें तो वातावरण में लगभग 80% के आसपास मिलती है। अगर हम बात करें 1 किलो नाइट्रोजन में कितनी LN2 होगी, तो 1.22 लीटर कैपेसिटी होती है। ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन था इसका LN2 के बारे में, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे यही पूछा जाता है बार बार कि लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर बताओ। तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है, माइनस भी होगा इसमें, 196 भी होगा डिग्री सेंटीग्रेड। तीनों चीज़ों में आप गड़बड़ करते हैं हम। माइनस भी याद रखना है, टेम्परेचर का नंबर भी याद रखना है, डिग्री सेंटीग्रेड। कई बार फ़ारेनहाइट दिया होता है तो वो गलत हो जाता है यहाँ पे। तीसरा हम स्टार्ट करें सी, तीसरा उपकरण सिमनस्ट्रा। सिमनस्ट्रा जब भी ये फैक्ट्री में पैक होके आती है तो इस डिज़ाइन में लगभग होती है।
जो आपको डिजाइन नजर आ रहा है इस डिजाइन में होती है यहाँ पे पीछे ओपनिंग, आगे भी ओपनिंग होती है, लेकिन पीछे पिछली साइड में यहाँ पे दो प्लग होते हैं, ये प्लग है, ये प्लग है। और दोनों पलकों के बीच में यहाँ पे पॉलीविनाइल एल्कोहल पाउडर भरा होता है यहाँ पे दोनों के बीच में। इसकी लेंथ भी आपको याद रखनी है, जो प्लग है इनकी लेंथ है 5 mm, 5 mm। जो पाउडर भरा होता है उसकी लेंथ होती है 4 mm। तो ये फैक्ट्री में तैयार होके आती है, इसलिए यहाँ पे इस एंड को यहाँ पे फैक्ट्री सील बोलते हैं। बाद में यहाँ पे इसके अंदर सीमन पैक किया जाता है, सीमन पैक करने के बाद में यहाँ पे इसको क्लोज किया जाता है, क्लोज करने के बाद में इसका नाम यहाँ पे आप बोलेंगे लैब सील। इसको अपर एंड बोलते हैं, इसको लोअर एंड बोलते हैं, इसको इनसेमिनेशन एंड बोलते हैं, इसको लोडिंग एंड बोलते हैं। और यहाँ पे जो इसके ऊपर मार्क लिखा रहता है, जैसे इसके अंदर सीमन भरा है, वो यहाँ पे ये ब्रीड है, कौन सी ब्रीड का सीमन भरा है इसमें, HF ब्रीड का। ये बुल के नंबर होते हैं कि बुल का नंबर क्या है, ये बुल का नेम होता है। और ये जहाँ पे फीडिंग होती है सीमन स्टेशन का नाम होता है। ये पूरी डिटेल इसमें मिलती है। यहाँ पे आगे बीच बीच में आगे इसमें सीमन आगे हैं, एयर गैप होते हैं, ये एयर गैप है, ये एयर गैप है। तो इसकी स्ट्रक्चर है जो आपको मैं प्रैक्टिकली रूप से डिटेल से आगे बताऊंगा इसमें। आजकल जो यूज हो रही है उस ट्रा का नाम है यहाँ पे फ्रेंच मिनिस्ट्रा बोलते हैं इसको, फ्रेंच मिनिस्ट्रा। तो ये इसकी पूरी स्ट्रक्चर है, आगे डिटेल से दोबारा बताऊंगा मैं। ये थर्ड इसका उपकरण का प्रकार था, पांचवा जो टॉपिक चल रहा है हमारा इसमें। नेक्स्ट है DAI गन। AI गन, इसके अलग अलग पार्ट हैं AI गन के। पहले पार्ट का नाम है ओ रिंग, जो पहले होती थी। उसके बाद में अगला नाम है बैरल, अगला नाम है सीथ, अगला नाम है प्लंजर, जिसको पिस्टन के नाम से भी जानते हैं। ये इसके मेजर मेजर पार्ट हैं। जो पहले गन यूज होती थी उस पर ये ओरिंग होता था, मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। बैरल जो विदाउट प्लंजर का पार्ट होता है। उसके बाद में सीथ जो उसके ऊपर लगाई जाती है। प्लंजर जो पिस्टन जो पीछे से दबाते हैं। तीन इसमें प्रकार होंगे। जैसे इसके डिज़ाइन की बात करें तो ये इस टाइप से होगा। सीथ की बात करें तो यहाँ पे इसमें ओपन कट एंड भी होगा, इसमें एक होल भी होता है सीथ की बात करें तो। प्लंजर की बात करें इस टाइप से प्लंजर होगा। किस किस से ये मिलकर बना है वो भी यहाँ पे मैं बताऊंगा। यहाँ पे आपको जो ओरिंग है ये प्लास्टिक की बनी है,
बैरल है वो स्टेनलेस स्टील का। सीट है पीवीसी की बनी होती है, ये स्टेनलेस स्टील का। पीछे जो क्रायोकैन बताया था उसमें बताना मैं भूल गया था, वहाँ पे क्रायोकैन होता है वो एल्युमिनियम धातु का बना होता है। जो सीमेंस्ट्रा है, सीमेंस्ट्रा है, उसके भी प्रकार, उसकी वॉल्यूम, वो स्ट्रा का प्रकार जो पीछे अभी 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 मैंने बताया था, स्ट्रा का सीमेंस्ट्रा की डिटेल बताई थी। तो उसमें स्ट्रा के प्रकार की बात करें तो दो प्रकार हैं उसमें। जर्मन स्ट्रा और फ्रेंच स्ट्रा। ये पहले यूज होती थी, जर्मन स्ट्रा पहले यूज होती थी। इसको जर्मन मिनी ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। ओपन एंड स्ट्रा होती है, इसके दोनों एंड ओपन होते थे और बाद में यहाँ पे वाल्व लगाया जाता था। लेकिन फ्रेंच जो स्ट्रा है वो आजकल लेटेस्ट यूज होती है। इसके भी दो प्रकार हैं, मीडियम और मिनी। अभी जो यूज होती है वो फ्रेंच मिनी स्ट्रा यूज होती है। इनका डायमीटर वॉल्यूम की बात करें तो मैं तीनों के बारे में आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे। जर्मन स्ट्रा, फ्रेंच मीडियम स्ट्रा, फ्रेंच मिनी स्ट्रा। वॉल्यूम की बात करें तो 0.25 ml, 0.5 ml, 0.25 ml। अगर लेंथ की बात करें तो ये 65 mm की है, ये 135 mm की है, ये भी 135 mm की है। अगर डायमीटर व्यास की बात करें तो ये 2.8 mm है, 2.8 mm है। ये 2.0 mm है। ये तीन चीज़ें मोस्टली पूछी जाती हैं फ्रेंच मिनी स्ट्रा के बारे में। वॉल्यूम की बात करें तो 0.25 ml इसमें आता है। लंबाई की बात करें, स्ट्रा कितनी लंबाई होती है, डायमीटर मतलब व्यास, कितना व्यास होता है, 2 mm व्यास होता है। ये 5 टॉपिक कंप्लीट हो गए। छठा टॉपिक हमारा एआई गन तैयार करना। सबसे पहले एआई गन साफ सुथरी होनी चाहिए। एआई गन साफ सुथरी होनी चाहिए। उसके बाद में
LN2 जार का ढक्कन खोलकर कनिस्टर को LN2 जार के मुंह तक लाना। मुंह तक लेके आना है, कैनिस्टर को बाहर नहीं निकालना है। अगर बाहर निकालेंगे तो वहाँ पे सीमन स्टार डेड हो सकती है। इसको फ्रोस्ट लाइन बोलते हैं, जहाँ पे इसका टेम्परेचर -80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके बाद में स्ट्रा होल्डिंग फोर्सेप से स्ट्रा को कैनिस्टर से निकालना। स्ट्रा होल्डिंग फोर्सेप से कैनिस्टर को निकालेंगे, कैनिस्टर से स्ट्रा को निकालेंगे। निकालने के बाद में टॉवल पे रखेंगे, टॉवल से उसको ऊपर जो LN2 जमी होगी उस LN2 को टॉवल से साफ करना है। उसके बाद में 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर तीस सेकेंड तक 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 सेकेंड तक पानी में रखेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, जिसको हम थाविंग कहते हैं यहाँ पे, जिसका नाम है थाविंग। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे बार बार पूछा जाता है थाविंग क्या होती है। सीमन स्ट्रा को 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 सेकंड तक पानी में रखना थाविंग कहलाता है। इससे क्या होगा, जो फ्रोजन सीमन है, जो सीमन जमा हुए हैं, वो डाइल्यूट हो जाएगा, तरल हो जाता है। उसके बाद में AI गन पर लोडिंग एंड स्थापित करना। हमारी जो AI गन है उसके ऊपर जो स्ट्रा का लोडिंग एंड है वो स्थापित करेंगे। उसके बाद में सीमन स्ट्रा कटर से लैब सील को कट करना। सीमन स्ट्रा कटर होता है, उस कटर से लैब सील को कट करना है, वो भी 90 डिग्री पर। ये याद रखना है, 90 डिग्री पर समतल काटना है उसको। अब यहाँ पे शीट को स्थापित करना, स्ट्रा के ऊपर शीट स्थापित करेंगे। सीमन स्ट्रा के ऊपर शीट लगा देंगे। शीट का जो कवर है वो नहीं हटाएंगे, जब AI करने जाएंगे तभी वो हटाएंगे। नेक्स्ट, इस तरीके से ये AI गन तैयार की जाती है।
उसके बाद में प्लंजर को दबाकर सीमेंट की बूंद छिद्र पर चेक करना। नीचे प्लंजर को दबाएंगे तो सीमेंट की जो बूंद है बिल्कुल ओपनिंग पर, टिप पर अगर नजर आती है तो इसका मतलब आपने जो एआई गन के ऊपर जो स्टार लोड किए बिल्कुल सही लोड किए, तो इससे ये कंफर्मेशन होता है। ये हमारा छठा टॉपिक था इसमें। सातवां टॉपिक स्टार्ट करें, एआई की विधियां। एआई किस किस टेक्निक से की जाती है, तो इसमें दो टेक्निक है मोस्टली। वेजाइना स्पेकुलम मेथड, ये आजकल नहीं चलता। वेजाइना स्पेकुलम मेथड पहले चलता था। अभी जो मोस्टली यूज होता है उसकी बात करें तो रेक्टो वेजाइनल मेथड। रेक्टो वेजाइनल मेथड गुदा योनि मार्ग है। गुदा योनि मार्ग के माध्यम से, जिसको अंग्रेजी में यहाँ पे पर रेक्टल बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रेक्टम में मतलब गुदा में हाथ करेंगे और गन यहाँ पे वेजाइना में पास करेंगे। यही मेथड बार बार काम में लिया जाता है। तो कैसे करना है एआई, ये अभी आगे समझाऊंगा मैं। जो हमारा बी टॉपिक है उसमें सबसे पहले कॉपी जो एआई करने वाला है उसको हम इनसेमिनेटर बोलते हैं। जो इनसेमिनेटर है उसके एप्रन होना चाहिए, गमबूट होने चाहिए, नाखून है वो कटे होने चाहिए, हाथ पर स्लीव होना चाहिए विद लुब्रिकेंट। ये सारी कंडीशन पहले अप्लाई करनी है। इनसिमिनेटर एप्रोन पहना होना चाहिए, गमबूट पैरों में गमबूट होने चाहिए, नाखून कटे होने चाहिए। उसके बाद में हाथ के ऊपर स्लीव पहनना, मैं आपको प्रैक्टिकली सारा बताऊंगा। ये स्लीव होना चाहिए, उस स्लीव के ऊपर लुब्रिकेंट चिकनाहट होनी चाहिए, नहीं तो वहाँ पे घर्षण से क्या है, रेक्टम में इंजरी हो सकती है। उसके बाद में अंगुलियों को कोण बनाकर रेक्टम में हाथ डालना, बार बार हाथ बाहर नहीं निकालना, अंगुलियों का कोण बनाना है, कोण बनाकर रेक्टम में हाथ डालना है, बार बार हाथ बाहर नहीं निकालने, तो बाहर से हवा अंदर चली जाती है।
उसके बाद में वल्वा को साफ करना, अगर उसके ऊपर कोई गंदगी है तो। उसके बाद में एआई जो गन हमारी तैयार थी, एआई गन को 45 डिग्री एंगल डिग्री एंगल पर वल्वा में ले जाएंगे। फिर 90 डिग्री पर, ध्यान रखना है वल्वा में जब जैसे स्टार्ट कर रहे हैं तब तो 45 डिग्री एंगल है, लेकिन 90 डिग्री एंगल पर एआई गन को वेजाइना में ले जाएंगे। उसके बाद में सर्विक्स, मतलब जो गिरवा जिसको बोलते हैं, मैं सर्विक्स के ओपनिंग में प्रवेश बिल्कुल ही जेंटली ले जाना है आपको, सर्विक्स की ओपनिंग पे ले जाएंगे, धीरे धीरे पास करेंगे। अगर आपको लगता है कि यहाँ पास कर ली है, उसके बाद में सर्विक्स के जो मिड पार्ट है, सर्विक्स का जो मिड पार्ट है वहाँ तक जाने जरूरी है। मिड पार्ट में जाने के बाद में प्लंजर को पुश करेंगे, प्लंजर को दबाएंगे और सीमेंट डिपॉजिट हो जाता है। फिर सीमेंट मिड सर्विक्स में इस तरीके से ये काम कंप्लीट होगा। लेकिन लास्ट में आपको है ना क्लाइटोरिस को थोड़ा हल्का मसाज, क्लाइटोरिस पे थोड़ा हल्का मसाज करना है, जिससे कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जो सीमन है वो आगे चले जाएंगे। इस तरीके से फिर लास्ट में गन को हम बाहर निकाल लेते हैं। ये एआई का तरीका था हमारा। ये 7वां टॉपिक था। 8वें टॉपिक की बात करें, क्रायोकैन का रख रखाव। जो हमारा जार है उसको रख रखाव की बात करें तो सबसे पहले उसमें टॉपिक की बात करूं मैं, तो नीचे रबर रिंग लगी होनी चाहिए जिससे चोट नहीं लगेगी। नीचे रबर रिंग होनी चाहिए। पैड पे रखना होता है इसको ताकि घर्षण न हो। निर्धारित ढक्कन होना चाहिए, दूसरा ढक्कन नहीं लगाना है। लुढ़काना भी नहीं है। कठोर फर्श नहीं होना चाहिए। जिस कमरे में क्रायोकैन रखा होता है कमरा हवादार होना चाहिए। वैक्यूम नोब, ये अभी मैं समझाऊंगा आपको।
से छेड़छाड़ न करनी चाहिए। लगभग 1 वर्ष बाद इसको साफ करना है कंटेनर को। 1 वर्ष बाद सफाई। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो क्रायोकन के बारे में मैंने आपको बताई। इस तरीके से उसको साफ रखना है। ऐसे ही रख रखाव की बात करें तो हिमकृत जो वीर्य है उसकी रख रखाव कैसे करनी है आपको, 9वां टॉपिक है हिमकृत वीर्य, जिसको हम फ्रोजन सीमन बोलते हैं। का रख रखाव। जो हमारा LN2 जार है उसमें LN2 का लेवल 13 सेंटीमीटर होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। स्ट्रा हमेशा डूबी रहनी चाहिए। कैनिस्टर की बात करें, कैनिस्टर जार की गर्दन से ऊपर नहीं आना चाहिए। एक बार अगर आपने कोई स्ट्रा निकाल ली निकालने के बाद वापस अंदर नहीं डालनी। तो ये इसके मुख्य पॉइंट थे। इसके बाद में और सावधानी भी है इसमें 10 नंबर पे, LN2 जार का उपयोग करते समय सावधानी। जार का ढक्कन बहुत टाइट नहीं होना चाहिए। कई बार LN2 से चमड़ी या त्वचा जल जाती है, जिसको हम फ्रोस्ट बाइट के नाम से जानते हैं। तो बहुत ही सावधानी से गैस को यूज करना है इसमें। तो ये LN2 जार का उपयोग करते समय सावधानी की बात की थी मैंने अभी। पीछे करिए पीछे। अगला हमारा 11वां टॉपिक है, पीछे 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 है, डोज के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा मैं। डोज ऑफ स्पर्म मतलब मात्रा, ऐसे हमारा एक टॉपिक है। नंबर ऑफ स्पर्म संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें कि स्पर्म की मात्रा कितनी होनी चाहिए। थोड़ी देर पहले मैंने स्टार में बताया था आपको कि 0.25 ml।
0.25 ml किसकी बताई थी ये? फ्रोजन सीमन की। फ्रोजन सीमन की मात्रा किस स्ट्रा में बताई थी? फ्रेंच मिनिस्ट्रा। मात्रा की बात करें तो कितनी होनी चाहिए? 0.25 ml होनी चाहिए। अगर शुक्राणु की संख्या की बात करें तो शुक्राणु की संख्या कितनी होनी चाहिए फ्रोजन सीमन में? फ्रोजन मतलब क्या था हमारे यहाँ पे? जमा हुआ। बारह मिलियन प्रति ml। 1 ml में 12 मिलियन यहाँ पे कम से कम यहाँ पे शुक्राणुओं की संख्या होनी चाहिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 12 टॉपिकों के बारे में मैंने आपको बताया, पूरी डिटेल से आपने देखा भी है। अब मैं प्रैक्टिकली रूप से आपको सारा दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज करवाना चाहूँगा यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है ये में LN2 जार, क्रायोकेन जार जिसको हम, और इसके ऊपर आपको कुछ सिंबल भी नज़र आ रहा है BA थर्ड। थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था, उसमें आपको पता होगा। तो BA का अर्थ यहाँ पे क्या है? बायोलॉजिकल अप्लायंस। और 3 का मतलब इसकी इस जार की कैपेसिटी 3 लीटर है। तो ये ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है ये हैंडल है, जो ऊपर मैंने हाथ से लेफ्ट हैंड से मैंने पकड़ रखा है। ये जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है ये इसका ढक्कन है। और नीचे जो दिख रहा है इसमें आउटर लेयर होती है, इसके अंदर भी लेयर है। आउटर लेयर इनर लेयर ये किससे? एल्युमिनियम से मिलकर बना है। ये सिर्फ आउट लाइन की बात कर रहे हैं। नीचे अभी मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ। ये जो अभी मैंने खोला है ये यहाँ पे इसका ढक्कन है। इसके अंदर की बात करें, इसका ओपनिंग आपको नज़र आ रहा है। इसके अंदर यहाँ पे इसके अंदर ये गोबलेट होता है। अभी जो आपको नज़र आ रहा है ये गोबलेट है, जो इसके यहाँ पे मुँह में यहाँ पे जो खांच होती है, ये खांच है इसके अंदर डाला हुआ है। ये 2 इसके अंदर डले हैं, एक मैंने हाथ में ले रखा है। जो मैंने पकड़ रखा है ये, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बात की थी जार की, ये जार एल्युमिनियम का बना हुआ है। जो ये कैनिस्टर पकड़ रखा है ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। इसके ऊपर यहाँ पे ऊपर प्लास्टिक लगाया होता है, ये इसका नोक है। इसके अंदर की बात करें तो इसके अंदर गोबलेट होगा। ये कैनिस्टर है, ये गोबलेट है। गोबलेट के अंदर स्ट्रा रखी जाती हैं। ये स्ट्रा है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से यूज़ करना है, वो यूज़ का प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा। जैसे जैसे जब स्ट्रा निकालेंगे तो ढक्कन तक इतना ही बाहर निकालना है कनिस्टर को बाहर नहीं निकालना है। ये समझाने के लिए वैसे मैंने बाहर निकाल के बताया आपको, लेकिन जब भी हम AI करेंगे तो उस टाइम में यहाँ तक ही निकालना है। तो ऐसे हाथ से स्ट्रा नहीं निकालनी है। स्ट्रा निकालने के लिए यहाँ पे स्ट्रा होल्डिंग फोर्सेप होता है, ये स्ट्रा होल्डिंग फोर्सेप बोलते हैं इसको। स्ट्रा होल्डिंग फोर्सेप से स्ट्रा को पकड़ा जाता है। उसके बाद में पानी का जो थर्मस होता है उसमें टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए यहाँ पे इसमें पानी डाला होता है। और जो हमारी जो सीमन स्ट्रा है, सीमन स्ट्रा को इसमें डालते हैं और इसी के अंदर ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर लिखा हुआ है था मॉनिटर, जो टेम्परेचर को मेंटेन करता है। पानी का टेम्परेचर जांच करने के लिए इसके अंदर डाला होता है। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर, मैंने पहले आपको बताया था, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 सेकंड तक इसके अंदर यहाँ पे स्ट्रा को रखते हैं। उसके बाद में स्ट्रा को बाहर निकालते हैं। ये 2 टाइप की AI गन है यहाँ पे। जो पहले गन यूज़ होती थी वो ये गन है जिसके ऊपर आपको ये नज़र आ रहा है, जिसको हम यहाँ पे ओरिंग बोलते हैं।
यह ओरिंग है, ये ओरिंग है जो लॉक के लिए काम में ली जाती थी। आजकल यूनिवर्सल एआई गन को काम में लेते हैं, इसलिए ये गन आजकल काम में नहीं लेते। आजकल जो काम में लेते हैं वहाँ ओरिंग की जगह यहाँ पे लॉकर होता है, ये लीवर होता है, यहाँ पे लॉक किया जाता है। जैसे मैंने आपकी थोड़ी देर पहले आपको थ्योरी में बताया था कि सबसे पहले ये प्लंजर 6 इंच ऐसे बाहर होता है, लेकिन जब भी हम एआई गन लोड करेंगे तो ये पूरा प्लंजर अंदर होना चाहिए। अगर मैं आपको अलग अलग पार्ट की बात करूं तो ये हमारा जो पार्ट अभी आपको नज़र आ रहा है ये बैरल है, और ये जो है ये प्लंजर है। प्लंजर गन के पीछे यहाँ पे होगा। तो मोस्टली यहाँ पे 3 पार्ट हैं हमारा। अगर अलग अलग बात करें तो ये प्लंजर हो गया, ये बैरल हो गया, और तीसरा होता है यहाँ पे सीट। इन तीनों से मिलकर उसके बाद में ये टोटल 4 पार्ट हो जाएंगे। सबसे पहले अगर मेजर पार्ट की बात करें तो बैरल, ये बैरल हो गया। उसके बाद में 2 नंबर की बात करें तो ये प्लंजर या पिस्टन है। उसके बाद में ये एआई सीट है। उसके बाद में अगर इसकी बात करें तो ये स्ट्रा है। 4 पार्ट हो गए इसके उपकरण की बात करें तो। लोडिंग कैसे करना है, कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे ये जो प्लंजर है, यहाँ पे जो आजकल यूनिवर्सल जो गन काम में ली जाती है उसमें अपने आप लॉकिंग सिस्टम है, ये प्लंजर इसमें फिक्स है। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले बताया था ये जो सिमन स्ट्रा में 2 एंड है। यहाँ पे एक लैब सील होती है, एक फैक्ट्री सील होती है। जो फैक्ट्री सील होती है उसके बाद में यहाँ पे जो पीवीसी की जो पाउडर था वो भरा है, पॉलीविनाइल अल्कोहल, ये किससे बना था मैंने अलग अलग आपको बताया था। सबसे पहले यहाँ पे जो इसका लोडिंग एंड है, लोडिंग एंड को एआई गन के ऊपर यहाँ पे स्थापित करेंगे। ऊपर धीरे धीरे थोड़ा ऐसे दबाएंगे इसको। उसके बाद में स्ट्रा कटर होता है, ये स्ट्रा कटर को यहाँ पे फिक्स करते हैं इसके ऊपर, और यहाँ कट की जाती है। कट करने के बाद में ये सीट है, सीट का ये लोअर वाला पार्ट है, ये अपर वाला पार्ट है, ये कट पार्ट है, इसको टेपर पार्ट बोलते हैं ऊपर वाले को। सीजर से इसको कट करना है। अपने आप यहाँ पे एक साउंड आता है, लॉक हो जाता है। जब तक हम एआई करने नहीं जाते हैं तब तक जो सीट का जो ऊपर कवर होता है, इस कवर को नहीं हटाते हैं। ये हमारी एआई गन ऐसे तैयार हो गई है। स्लीव स्लीव एआई गन तैयार करने के बाद में अगर हम एआई करने जाएंगे तो ये स्लीव जिसको बोलते हैं स्लीव, स्लीव हमारे हैंड के ऊपर लेफ्ट हैंड पे नाखून कटे होने चाहिए। उसके बाद में हाथ के ऊपर लुब्रिकेंट लेना है, ऑयल लेना है। उसके बाद में रेक्टम में हाथ करें तो ये कोन बना के धीरे धीरे से गोबर निकालेंगे। उसके बाद में सर्विक्स को होल्ड करना है, सर्विक्स की जो ओपनिंग है उसके ऊपर अंगूठा ऐसे फिक्स करेंगे, और पहले 45 डिग्री एंगल पर वल्वल लिप्स में ले जाते हैं। उसके बाद में 90 डिग्री एंगल पर, उसके बाद में सर्विक्स को पूरा होल्ड करने के बाद में गन को पास किया जाता है। उसके बाद में प्लंजर को पीछे से दबाएंगे। तो इस तरीके से सीमेंट डिपॉजिट होता है। रिवाइज के लिए मैं दोबारा से आपको बता दूंगा। ये जो बीए लिखा है इसका मतलब बायोलॉजिकल अप्लायंस है। आगे लिखा है 3 इसका मतलब इस जार की कैपेसिटी 3 लीटर है। मैंने बताया था इसमें 2 लेयर है, ऊपर हैंडल है, ये ऊपर ढक्कन है, ये कोरक लगा हुआ ढक्कन है। ये था मॉनिटर है टेम्परेचर के लिए। ये सिमन स्ट्रा होल्डिंग फोरसेप है, मोस्टली प्लास्टिक की होनी चाहिए। ये प्लंजर है हमारा, ये हमारा बैरल है।
ये स्ट्रा कटर है। अलग अलग बात करें तो ये जो एआई गन से संबंधित इंस्ट्रूमेंट हैं ये स्टेनलेस स्टील के बने हैं। जो जार है हमारा एल्युमिनियम धातु का बना हुआ है। लेकिन सीमन स्ट्रा और सीमन स्ट्रा और सीथ दोनों पीवीसी के बने हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड की। पानी देते हैं सर। पेज निकालो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ। पेन की नहीं छोड़ दी मैं। पेन पेन मिल गई मिल गई। अभी जितना मैंने आपको टॉपिक बताया इससे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो बेसिकली आते हैं उन क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करूंगा मैं अभी। आगे आगे बाद में बताओ। आगे चलो आगे और आगे। हाँ, पहला क्वेश्चन, एआई का पूरा नाम। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, सबसे पहले बताया था कि एआई का पूरा नाम क्या होता है। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये हमारा पहला क्वेश्चन है जिसको हिंदी में कृत्रिम गर्भाधान के नाम से जानते हैं। सेकंड क्वेश्चन, अभी आप मेरे को साथ साथ बताओगे मादा जननांग के किस भाग में सीमन रखा जाता है। आपको अगर पहले ठीक से आपने सुना है, समझा है, तो आपको ये याद आ गया कि मादा जननांग के किस भाग में सीमन रखा जाता है। आंसर क्या आएगा? गिरवा, जिसको इंग्लिश में यहाँ पे सर्विक्स बोलेंगे। मादा जननांग का पार्ट है। थोड़ा सा मैं मादा जननांग के बारे में यहाँ थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि सबसे बाहर बलवा होती है, उसके बाद में वेजाइना होती है, उसके बाद में सर्विक्स होती है। सर्विक्स के यहाँ पे 3 पार्ट हैं, वल्वा, वेजाइना, सर्विक्स। उसके बाद में हमारा इसी में आगे बॉडी ऑफ यूट्रस आएगा। हॉर्न, ये 3 पार्ट होंगे, लास्ट में ओवरी होगा। तो कौन से पार्ट में रखा जाता है? सर्विक्स में रखा जाता है। ये सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन, कृत्रिम गर्भाधान किस काल में किया जाता है? तो इसके नॉलेज के लिए थोड़ा सा मैं पीछे आपको बैक हिस्ट्री बताता हूँ थोड़ी सी यहाँ पे। स्ट्रेस साइकिल, जो मध्य चक्कर हिंदी में बोलते हैं, मध्य चक्कर,
मध चक्कर के यहाँ पे 4 प्रकार होते हैं। यहाँ पे प्रोएस्ट्रस, एस्ट्रस, मेटिस्ट्रस, डाइएस्ट्रस। ये पूर्व हो गया, ये मध्यकाल हो गया, ये मध्य आवास काल हो गया, और ये विश्राम काल हो गया। ये अंग्रेजी में 4 नाम है, ये 4 नाम हिंदी में है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पे, कृत्रिम गर्भाधान किस काल में किया जाता है? तो उत्तर आएगा मध्यकाल। मध्यकाल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ईस्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 3rd क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे। फोर्थ क्वेश्चन, एआई करते समय सिमन गिरवा के किस भाग में रखा जाता है? मैंने आपको बार बार बताया था, जो हमारी सर्विक्स है, ये ओपनिंग है, ये आगे बॉडी ऑफ यूट्रस आता है, उसके बाद में हॉर्न आते हैं, उसके बाद में ओवरी आती है, अंडाशय आता है। तो ये सर्विक्स की लेंथ है ये। और किस पार्ट में रखना है? सेंट्रल पार्ट में, मिड पार्ट में, मध्य भाग। उत्तर क्या आएगा इसका? मध्य भाग। तो 2 बार मध्य आ गया यहाँ पे। मिड हीट जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे, मिड सर्विक्स। 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। कब एआई करनी चाहिए? तो उत्तर आएगा मिड हीट। और कहाँ सीमन रखना है? तो मिड सर्विक्स। दोनों में मिड मिड है, हीट का टाइम होगा, यहाँ पे सर्विक्स होगी। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 4th क्वेश्चन था। फिफ्थ क्वेश्चन है, अभी मैंने बता ही दिया पहले आपको ये। एआई का उचित समय, एआई का उचित समय अभी मैंने आपको बताया है, मिड हीट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एआई के लिए बेस्ट समय कब होगा? उत्तर आएगा मिड हीट। 6ठा क्वेश्चन हमारा, एआई का लाभ नहीं है। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है। यहाँ पे लाभ नहीं है मतलब हानि पूछिए, ये यहाँ पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन को ठीक से पहले जज करना है। एआई का लाभ नहीं है मतलब यहाँ पे जो भी ऑप्शन होंगे, यहाँ पे उन ऑप्शनों में आपसे क्या पूछने जा रहा है? यहाँ पे क्वेश्चन में हानि पूछने जा रहा है। लाभ नहीं मतलब हानि। तो यहाँ ऑप्शनों में आपको, 4 ऑप्शनों में ये देखना है कि हानि क्या है। तो यहाँ पे 4 मैंने ऑप्शन बना रखे। पहला ऑप्शन है सांड की, पहला ऑप्शन मैंने बना रखा है यहाँ पे प्रजनन संबंधी रोगों का पता लगाना। प्रजनन संबंधी रोगों का पता लगाना, ये बात मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाई थी। यहाँ पे प्रजनन संबंधी रोगों का पता एआई में लगता है, वो लाभ में। सेकंड है सांड की महत्वता का कम होना। थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे मृत्यु उपरांत है, ये भी मैंने आपको समझाया था। मृत्यु उपरांत भी एआई को काम में लेते हैं। उन्नत नस्ल के सांड का अधिकतम उपयोग। आपको याद हो तो प्रजनन संबंधी रोगों के निदान के लिए एआई की जाती है, यह लाभ है। मृत्यु उपरांत भी एआई काम में ले सकते हैं, एआई कर सकते हैं। सांड के मृत्यु के बाद में भी एआई करते हैं। उन्नत नस्ल का मोस्टली यूज होता है, ये भी सही है। लेकिन ये देखो यहाँ पे बी पॉइंट में क्या लिखा है? सांड की महत्वता कम होना। ये हानि में हमने लिखा था, क्योंकि सांड का महत्व कम हो जाता है। गांव में जो सांड है उसकी महत्व कम हो जाती है, क्योंकि एआई करने जा रहे हैं। तो लाभ नहीं है, तो उत्तर क्या आएगा यहाँ पे? हानि। हानि का उत्तर क्या आएगा? सांड की महत्वता का कम होना।
7वां क्वेश्चन है AI की हानि नहीं है, मीन्स हानि नहीं है, तो क्वेश्चन में आपको आंसर कौन सा सजेस्ट करना है, जो लाभ होगा वही आपका उत्तर होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है तकनीकी व्यक्ति, ये मैंने समझाया था आपको। टेक्निकल पर्सन चाहिए, यहाँ पे AI करने जा रहे हैं तो टेक्निकल पर्सन चाहिए, तो ये हानि है। नेक्स्ट यहाँ पे है विशेष उपकरण, विशेष उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है, ये भी इसके हानि में था। थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे चोट से बचाओ, याद होगा ये AI के लाभ में लिखा था। नेक्स्ट लिखा है सांड का सिर्फ उत्पादन के आधार पर चयन, ये भी इसकी ये लाभ था, ये भी इसकी हानि थी, ये हानि थी, और ये लाभ था चोट से बचाओ, क्योंकि नेचुरल सर्विस होती है, नेचुरल सर्विस होती है तो वहाँ पे चोट लगने के चांस होते हैं। तो आंसर क्या आएगा हमारा, लाभ। हानि नहीं है मतलब लाभ, लाभ बताना है, तो आंसर क्या आएगा, सी आएगा इसमें। ये 7वां क्वेश्चन था। आठवां क्वेश्चन, क्रायोकैन को किस किस नाम से जानते हैं। याद हो तो मैंने 3 ऑप्शन इसमें बताए थे आपको, क्रायोजार, LN2 जार, क्रायो कंटेनर। क्रायो कैन भी है, क्रायो जार भी है, LN2 जार भी है, क्रायो कंटेनर भी है। अगर यहाँ पे ऑल ऑफ दिस दिया होगा तो आंसर क्या आएगा हमारा, ऑल आएगा इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। नाइन्थ क्वेश्चन, ये हो गया 10th क्वेश्चन है अभी, सॉरी। 10th क्वेश्चन है क्रायोकैन के प्रकार, होते हैं। अगर ऑप्शन में हमारा दे रखा हो BA, TA, C, A एंड B, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी है, डी नॉन ऑफ दीज। क्या आएगा आंसर, सी, क्योंकि बीए प्रकार का भी क्रायोकैन होता है, टीए प्रकार का भी होता है। बीए वाला तो बायोलॉजिकल अप्लायंस जिसमें सीमेंस, स्टार, कैनिस्टर, गोबलेट सब होते हैं। टीए वाला सिर्फ गैस सप्लाई के लिए काम में आता है, जिसको हम ट्रांसपोर्टेबल बोलते हैं। तो क्रायोकैन का यहाँ के क्या पूछा है, प्रकार पूछा है, प्रकार बीए भी है और टीए भी है, इसलिए आंसर क्या आएगा, सी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीए थर्ड में थर्ड का अर्थ है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको भी, क्या बताया था, क्षमता, कैपेसिटी, लीटर। थ्री का अर्थ यहाँ पे क्या है, लीटर से है, क्षमता से है, कैपेसिटी है, तो सभी से है। 3 लीटर उस जार की कैपेसिटी है, अगर यहाँ पे 30 लिखा हो तो 30 लीटर इस जार की कैपेसिटी होगी। नेक्स्ट है सिमंस्ट्रा के स्थानांतरण
हेतु उपयुक्त जार। यहाँ पे आप बताओगे सीमेंस के स्थानांतरण हेतु उपयुक्त जार। ध्यान रखना ये शब्द देखते आप उत्तर टीए करोगे, मुझे पता है आप उत्तर क्या करके आओगे, मुझे पता है। पेपर में आप सिर्फ इस वर्ड को देख रहे हो, सिर्फ इस वर्ड को देखते तो उत्तर आप टीए कर दोगे, लेकिन उत्तर टीए नहीं आएगा। उत्तर टीए क्यों नहीं आएगा? यहाँ पे क्या लिख रहे हैं देखो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। सिमनस्ट्रा, सिमनस्ट्रा कौन से जार में आती है? सिमनस्ट्रा कौन से जार में आती है? बीए में आती है। सिमनस्ट्रा कौन से जार में आती है? बीए में। तो सिमनस्ट्रा को ट्रांसफर कर रहे हैं, न कि अगर यहाँ पे सिमनस्ट्रा की जगह अगर हम लिख देना Ln2 के ट्रांसफर के लिए, अगर सिमनस्ट्रा को काट कर यहाँ पे मैं लिख दूं Ln2 के ट्रांसफर के लिए कौन सा जार है, तब तो उत्तर क्या आ जाएगा? तब तो उत्तर क्या आ जाएगा? टीए। लेकिन मैं यहाँ क्या पूछ रहा हूँ, सिमनस्ट्रा के ट्रांसफर के लिए, तो उत्तर क्या आएगा? बीए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जल्दी करते आपका उत्तर गलत हो जाएगा, क्योंकि आप ये इस फिक्स वर्ड पे जाते हो। स्थानांतरण, स्थानांतरण में आते आपके दिमाग में क्या चलता है? टी चलता है। लेकिन टी से पहले यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगर मैं लिख दूं यहाँ Ln2 के ट्रांसफर के लिए जार, तब तो उत्तर आएगा टीए। और मैंने यहाँ पे पूछा है सिमनस्ट्रा के ट्रांसफर के लिए, तो उत्तर क्या आएगा? बीए। अब तक के जो 12 क्वेश्चन है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हैं इसको। थर्टीन क्वेश्चन, अभी वो क्वेश्चन बना रहा हूं मैं यहाँ पे Ln2 के ट्रांसफर के लिए उपयुक्त जार। क्या उत्तर आएगा? टीए। क्या उत्तर आएगा? टीए, क्योंकि यहाँ Ln2 किससे ट्रांसफर होती है? हमेशा टीए से होती है। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन, किस प्रकार के जार में खांच नहीं होती? दो प्रकार के जार है हमारे, बीए और टीए। बीए में कैनिस्टर भी होता है, बीए में कैनिस्टर भी होता है, गोबलेट भी होती है, स्ट्रा भी होती है। तो गोबलेट डालने के लिए क्या चाहिए? खांच चाहिए। जब भी गोबलेट डालेंगे तो खांच चाहिए। लेकिन टीए में न तो गोबलेट होता है, न कैनिस्टर होता है, न स्ट्रा होती है, तो यहाँ पे खांच की आवश्यकता नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा? टीए आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैनिस्टर व गोबलेट किस जार में होते हैं? उत्तर क्या आएगा? किस जार में नहीं होते हैं? किस जार में नहीं होते? अगर आपसे पूछे किस जार में होते हैं, तब तो उत्तर आ जाएगा बीए, और किस जार में नहीं होते हैं तो उत्तर क्या आ जाएगा? टीए। तो बीए और टीए से संबंधित यहाँ पे 4-5 ये क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है Ln2 का टेम्परेचर। ये हमने चैनल पे पहले भी डाला था, -196 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे माइनस भी ध्यान रखना है, 196 भी रखना है, डिग्री सेंटीग्रेड भी ध्यान रखना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रायोकैन किस धातु से बना होता है? एल्युमिनियम, सिलिकॉन, मैंगनीज। कौन सा आंसर आएगा? एल्यूमिनियम।
फोर्थ ऑप्शन मान लिया स्टेनलेस स्टील है। ये 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। आंसर क्या आएगा? एल्युमिनियम। क्रायोकैन किस धातु का बना होता है? एल्युमिनियम। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैनिस्टर किससे बना होता है? ह्यूमन स्ट्राक किससे बनी होती है? शीत किससे बनी होती है? 3 टाइप के क्वेश्चन है। अभी अभी जो ऊपर क्वेश्चन आया था वो था क्रायोकैन। क्रायोकैन वाले का उत्तर क्या था? एल्युमिनियम। कैनिस्टर किससे बना होता है? कैनिस्टर स्टेनलेस स्टील। सीमन स्ट्रा किससे बनी होती है? पीवीसी। शीत है वो भी पीवीसी। प्लास्टिक भी यूज करते हैं इसमें। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे 22 नंबर पे, एक गोबलेट करेंगे। 21 है, वो गोबलेट किससे बना होता है? गोबलेट किससे बना होता है? प्लास्टिक है। ये किस नंबर क्वेश्चन रह गया था यहाँ पे? गोबलेट किससे बना होता है? तो उत्तर आएगा प्लास्टिक है। 22वें क्वेश्चन और 23वां क्वेश्चन एक साथ मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पे 22 में लिखा है फैक्ट्री सील, 23 में लिखा है लैब सील। जैसे मैच द पेयर क्वेश्चन आते हैं ना कि फैक्ट्री सील का कनेक्शन किससे है, कौन से एंड से है? फैक्ट्री सील का संबंध कौन से एंड से है? फैक्ट्री सील होती है वो कौन से एंड पे होती है? लोडिंग एंड पे, जहाँ पे स्टॉक को क्या किया जाता है? लोड किया जाता है। और लैब सील को क्या बोलते हैं? इनसेमिनेशन एंड। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों। फैक्ट्री सील के ऊपर तो गन को लोड करते हैं, लैब सील को कट किया जाता है। कट करने के बाद में वहाँ पे सीमन आगे डिपॉजिट किया जाता है। तो कौन सा एंड है वो? इनसेमिनेशन एंड है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपर एंड बीच में यहाँ लिखेंगे। स्ट्रा के अपर एंड पर नहीं होता। स्ट्रा के अपर एंड पर नहीं होता। अगर हम बात करें, आपसे मैं पूछूं कि फैक्ट्री सील नहीं होती, फैक्ट्री सील, लैब सील, स्ट्रा का अपर एंड कौन सा होता है? इनसेमिनेशन वाला होता है। तो इनसेमिनेशन पर नहीं होता पूछ रहा हूँ मैं। इनसेमिनेशन वाले पे कौन सा नहीं होता? फैक्ट्री सील नहीं होती। फैक्ट्री सील कहाँ होती है? लोडिंग एंड पे होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, यहाँ पे स्ट्रा के अपर एंड पर नहीं होती, कौन सी सील नहीं होती? फैक्ट्री सील नहीं होती। अगर ये पूछ लो यहाँ पे, अगर स्ट्रा के अपर एंड पर होती है, अगर इसी को मिटा दें, अब क्वेश्चन बना दें कि स्ट्रा के अपर एंड पर होती है, तो उत्तर आएगा तो उत्तर क्या आ जाएगा? लैब।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमन स्ट्रा में दो प्लग किस एंड पर होते हैं? आराम से ध्यान से सुनना है इसको। सिमन स्ट्रा में दो प्लग होते हैं, किस एंड पर होते हैं? दो ही एंड है, अपर एंड है, लोअर एंड है। कौन सा एंड आएगा? लोअर एंड। लोअर एंड को क्या बोलेंगे हम? लोडिंग एंड। और यहाँ पे कौन सी सील है? फैक्ट्री सील है। क्वेश्चन एक ही है, ऑप्शन ये तीन हो सकते हैं, तो उपरोक्त सभी आ जाएगा। यहाँ पे एंड का पूछा है तो एंड तो लोअर एंड भी है और लोडिंग एंड भी है, और सील का पूछ लेते तो क्या उत्तर आ जाता? फैक्ट्री सील। तो बिल्कुल आराम से जज करना है, जल्दी करते ही गलत हो जाएगा। स्ट्रा का जो प्लग लगे होते हैं किस एंड पे होते हैं? लोअर एंड पे होते हैं, लोडिंग एंड पे होते हैं, और वहाँ कौन सी सील होती है? फैक्ट्री सील होती है। अगला क्वेश्चन है स्ट्रा में जो प्लग होते हैं उनकी लंबाई प्रत्येक की, मैंने आपको बताया था उत्तर क्या था? 5 mm। दोनों कितने कितने के होते हैं? 5 mm। 26 तीन बार कर दिया इसमें। नेक्स्ट 27। सिमन स्ट्रा में दोनों प्लग के बीच क्या भरा होता है? उत्तर आएगा पॉली विनाइल एल्कोहल पाउडर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दोनों जो प्लग हैं समझाया था मैंने यहाँ पे, ये लोअर एंड है, ये अपर एंड है, यहाँ पे दोनों प्लग थे, इनके बीच में यहाँ पे पाउडर था। ये 5 mm है, ये 5 mm है, ये 4 mm है। टोटल 14 mm लेंथ थी इनकी। नेक्स्ट है ट्वेंटी एट। फ्रेंच मिनी स्ट्रा का आयतन। फ्रेंच मिनी स्ट्रा की लंबाई। फ्रेंच मिनी स्ट्रा का डायमीटर। डायमीटर मतलब व्यास। आयतन कितना था? 0.25 ml। लंबाई कितनी थी? 135 mm। डायमीटर कितना था? 2 mm। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों। नेक्स्ट है पहले जो एआई गन को काम में लेते थे
उस पर क्या ओरिंग होती थी? क्वेश्चन मारा गए, पहले जो एआई गन काम में लेते थे उस पर क्या ओरिंग होती थी? तो आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? यस, ओरिंग उस पर होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल जो एआई गन काम में लेते हैं उसका नाम, मैंने बताया था पीछे यहाँ पे आपको, यूनिवर्सल एआई गन। एक चीज मैं पीछे बताना भूल गया था, जो हमारी एआई गन है, यूनिवर्सल एआई गन है, इसको किस में रखते हैं? किस में रखते हैं? ये गन कंटेनर बोलते हैं, यहाँ पे बीच में इस पर लिखा हुआ है, इसके अंदर इसमें डालकर सेफ्टी मार्जिन के लिए इसमें रखा जाता है इसको, तो गन कंटेनर बोलते हैं इसको। एआई गन को किस में रखा जाता है? गन कंटेनर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ रिंग का महत्व, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी। जो हमारा आंसर में क्या आएगा इसमें, बैरल होता है और शीत होती है, बैरल व शीत के बीच सिमन न चला जाए। ओरिंग से गन लॉक होती है, टाइट हो जाती है, इसलिए बैरल व शीत के बीच में सिमन नहीं जाएगा, ये इसका बेनिफिट है। नेक्स्ट है 34, ये मैं थोड़ा पीछे ये भी बताना भूल गया था यहाँ पे, बैरल शीत व प्लंजर, प्लंजर को और किस नाम से जानते हैं? पिस्टन। बैरल शीत प्लंजर की लंबाई क्रमशः, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये भी, बैरल की लंबाई 437 mm, शीत की लंबाई 443 mm, ये 450। ध्यान रखना है, प्रश्न में कई बार ये उल्टा पुल्टा दिया होता है, इसलिए आपको देखना है कि क्रमशः दे रखा है, तो यहाँ क्रमशः किसके लिए आएगा? बैरल सबसे पहले आएगा 437, ये बढ़ते क्रम में है, शीत की लंबाई इससे ज़्यादा होती है, 443 होती है, प्लंजर या पिस्टन की लंबाई 450 mm होती है। नेक्स्ट, एआई गन व शीत को क्रमशः रखते हैं। अभी अभी मैंने बताया था एआई गन को किस में रखते हैं? गन कंटेनर, एआई गन को गन कंटेनर में, और शीत को पॉलीथीन से बना हुआ पैक होता है उसमें रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत के एंड कौन से होते हैं? जिस साइड में शीत को काटते हैं ये तो कट एंड है, ये टेपर एंड है ऊपर वाला, दो एंड है, एक तो कट एंड, दूसरा है टेपर एंड।
जो टेपर एंड होता है वही इंसेमिनेशन एंड होता है। शीत में छोटा छिद्र किस एंड पर? जिस साइड से कट करते हैं टेपर एंड वहां पे छेद होता है, टेपर एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर। ह्यूमन स्ट्रा को किससे पकड़कर जार से निकालते हैं? तो मैंने आपको बताया था, याद हो तो, स्ट्रा होल्डिंग फोर्सेप। सीमेंट स्ट्रा को जार से निकालना है तो किससे पकड़ के निकालना है? स्ट्रा होल्डिंग फोर्सेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। कैनिस्टर को जार की गर्दन से ऊपर ने निकालना। क्या कहलाता है? तो मैंने आपको बताया था फ्रोस्ट लाइन। दो शब्द है यहाँ पे, फ्रोस्ट लाइन। एक आगे किसना आएगा? फ्रोस्ट बाइट। जलने को तो क्या बोलेंगे? फ्रोस्ट बाइट। और किस लाइन से ऊपर तक नहीं निकालना है आपको? फ्रोस्ट लाइन। मैंने आपको यहाँ पे टेम्परेचर भी बताया था, -80 डिग्री सेंटीग्रेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रोस्ट लाइन का टेम्परेचर। आंसर क्या आएगा? अभी अभी मैंने बताया है, -80 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमन स्ट्रा को जार से निकालकर पानी में कुछ देर रखना कहलाता है। तो आंसर क्या था? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, थाविंग। अगला क्वेश्चन है थाविंग का उपयुक्त टेम्परेचर। आंसर क्या आएगा? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है थाविंग का उपयुक्त समय। आंसर आएगा 30 सेकेंड। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, ये बहुत पेपरों में क्वेश्चन आए हुए। नेक्स्ट है 45 पे, एआई गन लोडिंग के समय किस अवस्था में होनी चाहिए?
होनी चाहिए। एआई गन लोडिंग के समय किस अवस्था में होनी चाहिए? खड़ी, टेढ़ी? आंसर क्या आएगा? खड़ी अवस्था में होनी चाहिए, टेढ़ी नहीं रखनी है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एआई गन में सिमोन्स्ट्रा लोड करते वक्त कौन सी सील काटी जाती है? कौन सी सील काटते हैं? लैब सील। ऊपर वाली जो होती है उसका नाम क्या है? लैब सील। लैब सील को कट किया जाता है सिमोन्स्ट्रा लोड करते वक्त। एआई गन में सिमोन्स्ट्रा लोड करते समय कौन सी सील फिट की जाती है? आंसर क्या आएगा? फैक्ट्री सील। ध्यान से पढ़ना है। एआई गन में सिमोन्स्ट्रा लोड करते समय कट पूछे तब तो क्या है? लैब सील है। कौन सी सील फिट कौन सी करनी है, अंदर कौन सी डालनी है गन के अंदर? आंसर आएगा फैक्ट्री सील। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी करते ही गलत हो जाएगा ये। नेक्स्ट है 48 नंबर, लैब सील को कितने डिग्री पर काटते हैं? कितने डिग्री पर समतल काटते हैं? 90 डिग्री। नेक्स्ट है एआई करने की बेस्ट विधि। आंसर क्या आएगा? गुदा योनि मार्ग। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, बिल्कुल ही नॉर्मल क्वेश्चन है, गलत होता है ये देखना। स्लीव किस पर लगाया जाता है? ऑप्शन की बात करूं तो एआई गन पर, हाथ पर, सीट पर। आंसर क्या आएगा? हाथ पर। बिल्कुल मेजर क्वेश्चन नहीं है, माइनर है तो भी गलत होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एआई करते समय सबसे पहले गन वल्वा में कितने डिग्री पर ले जाते हैं? आंसर क्या आएगा? 45 डिग्री एंगल पर। 45 डिग्री एंगल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एआई करते समय एआई गन वेजाइना में कितने डिग्री पर ले जाते हैं? आएगा 90 डिग्री पर। वेजाइना में जाएगा तो 90 डिग्री पर, सबसे पहले 45 डिग्री एंगल पर। से नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमन स्ट्रा से सिमन सर्विक्स में किसके दबाने से जाता है? बहुत ही माइनर क्वेश्चन है लेकिन गलत बहुत होता है। ऑप्शन की बात करें तो बैरल, प्लंजर, सीध। आंसर क्या आएगा? प्लंजर को दबाएंगे तभी सीमेंट डिपॉजिट होगा अंदर। LN2 से चमड़ी जल जाना क्या कहलाता है? फ्रोस्ट बाइट। ये फ्रोस्ट बाइट है, वो फ्रोस्ट लाइन था। LN2 का स्तर जार में मैंने बताया था कितना होना चाहिए? 13 सेंटीमीटर। प्रत्येक एआई में शुक्राणुओं की संख्या कितनी बताई थी? 12 मिलियन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक मिनट पीछे करो, मैं बताऊंगा। ये तो एआई से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा जो हार्मोन लेवल की बात करें तो वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो उनमें से कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे बिल्कुल सिंपल सिंपल जो इसका हिस्ट्री है, एआई की हिस्ट्री के बारे में। सबसे पहले विश्व में सबसे पहले एआई सबसे पहले एआई किस एनिमल में हुई? तो उत्तर आएगा बिच। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हिस्ट्री की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, विश्व में
सबसे पहले एआई किसने की? तो उत्तर आएगा सकलेंजलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले किस गाय में एआई? गाय की नस्ल है एक एलेकर। बाहर बाकी एलपी में पढ़ेंगे एलेकर। अगला है, भारत में सबसे पहले एआई किसने की? डॉक्टर संपत कुमार। ये कुछ जीके टाइप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हिस्ट्री से संबंधित है। ऐसे ही गायनेकोलॉजी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, 1 मिनट में। जैसे गाय का स्ट्रेस चक्कर होता है, उत्तर आएगा 21 डेज। अगला क्वेश्चन है, गाय में अंडोत्सर्ग कब होता है? अंडोत्सर्ग मतलब अंडा बाहर आना, अंडोत्सर्ग 10 से 14 घंटे बाद। स्ट्रेस के खत्म होने के 10 से 14 घंटे बाद अंडा बाहर आता है, मतलब अंडोत्सर्ग होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी होंगे जो मैं आपको बाद में डिटेल से शेयर करूंगा, जो गायनेकोलॉजी से संबंधित हैं। अभी आज के टॉपिक की बात करूं तो मैं सिर्फ एआई से संबंधित, मतलब कृत्रिम गर्भाधान से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आए हैं। इसके अलावा जीके टाइप हो या हमारे हार्मोन से संबंधित काम हो, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको अगली क्लास में आराम से दोबारा से आपको बताऊँगा। थैंक यू। कर दे बंद को।